और वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर के जो विवाद उपजा था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आखिरकार मराठी भाषा को लेकर के ये विवाद किस तरीके से उपजा, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी भाषा को लेकर जमकर सियासी तमाशा देखने को मिल रहा है। आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक के बयान पर तूफान मचा है, जिससे विपक्ष को भी बैठे बिठाए सियासत करने का मौका मिल गया और उसने सड़क से लेकर सदन तक फडणवीस सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मराठी भाषा को लेकर शुरू हुआ ये उबाल इस हद तक बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर इसका खंडन करना पड़ा। मुंबईची महाराष्ट्राची महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे। महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे। और तो और भैया जी जोशी ने भी इस मामले में सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। साथ ही ये माना महाराष्ट्र की असली भाषा मराठी है। एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष इस मामले में सियासत करने से पीछे नहीं हट रहा। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र ने इसे लेकर तंज कसा तो डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष को इस पर सियासत न करने की नसीहत दे डाली। मराठी हमारी माँ है, वो सबसे ऊपर है और भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन मराठी को भूल जाओ और ये एरिया की भाषा अब गुजराती है, ये कहना गलत है। कोई गलत माहौल नहीं फैला रहा है। हम हमारी माँ का अपमान सहन नहीं करेंगे। भैया जी जोशी जी ने जो वक्तव्य किया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और मैं भी यही कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा यही प्रथम भाषा। मराठी हमारी माय बोली है, मराठी में हम बोलते हैं। अभी जो जिस बारे में ये राजनीति कर रहे विपक्ष वाले जो लोग जो तो पोस्टर लगा रहे थे दूसरे भाषा में, अभी वो राजनीति कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा का कितना महत्व और सम्मान है, इसका पता इस बात से चलता है कि वहां मराठी भाषा का अलग से मंत्रालय तक है। फडणवीस सरकार में मराठी भाषा के मंत्री उदय सामंत ने भी इस मामले में विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी। हालांकि विपक्ष के रुख को देखते हुए ये मामला अभी फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीते दिन भारत मंडपम में रिपब्लिक प्लेनरी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें रिपब्लिक के मंच पर अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे। अभिनेता अक्षय कुमार ने मंच से लिमिटलेस इंडिया की बात की, लिमिटलेस इंडिया की नींव रखने की बात की और इसके साथ ही लिमिटलेस फिटनेस का भी मंत्र दिया। क्या है अक्षय कुमार का फिटनेस मंत्र, सुनिए। रिपब्लिक के मंच पर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का फिटनेस मंत्र सुनिए। शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए। मौका था रिपब्लिक के प्लेनरी समिट का, जहां देश भर की मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य का विजन समझाया, तो वहीं सुपरस्टार अभिनेता अक्षय कुमार ने लिमिटलेस इंडिया के इस खास सीजन में लिमिटलेस सेहत का जिक्र किया। जब अक्षय कुमार मंच पर हो और बात सेहत की ना हो, तो भला वो कैसे मुमकिन है? हिंदुस्तान लिमिटलेस होने के लिए लिमिटलेस जो चीजें यहां बन रही हैं
एंजॉय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटलेस सेहत, हेल्थ। आप सबको मैं दरखास्त करूंगा, मैं जब कभी कभी इंटरव्यूज में कह देता हूं कि शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए, वो जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी सेहत को करीबन ना करीबन 30% आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। आगे अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री की उस बात का भी जिक्र किया जिसमें वो तेल न खाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हमारे ओबेसिटी के बारे में बात की। आप सभी ने सुनी होगी कि हमें अपने खाने के अंदर 10% तेल कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। 10 सालों के अंदर इट हैज बिकम डबल। अक्षय कुमार के इस फिटनेस मंत्र ने सभी का मन मोह लिया, क्योंकि कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और यही वजह है कि हमें लिमिटलेस इंडिया के सपने को और तेजी से साकार करने के लिए लिमिटलेस फिटनेस की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध और उलझते जा रहा है? इस युद्ध में बीच में यूरोपियन यूनियन की एंट्री हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि अब थर्ड फ्रंट की एंट्री के साथ साथ ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और वो भविष्यवाणी सच होने वाली है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी? इस रिपोर्ट में देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उलझती जा रही जंग को रोकने की कोशिश नाकाम। यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन। क्या ये संकेत तीसरे विश्व युद्ध के हैं? You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. क्या व्हाइट हाउस में ट्रंप के द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या यूरोपियन यूनियन का एक साथ आना इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल देगा? क्या विश्व में फिर से कोई बड़ा एटमी हमला होने वाला है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने की कोशिश लगातार उलझती जा रही है। अमेरिका ने जंग को लेकर यूक्रेन के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखा है, तो वहीं यूरोपीय संघ युद्ध से बर्बाद हो चुके यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। यूरोपीय संघ के नेता